दिखेगा। धनबाद में भूअर्जन घोटाला में आरोपी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। सीएम ने प्रस्ताव पर दी सहमति। बागमारा से भी जुड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के तार। करोड़ों के सरकारी धन के बंदरबाट का खुलासा। मामले की प्रारंभिक जांच जारी। नोटबंदी के 4 साल पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस। केंद्र पर बोला हमला। फैसले से गर्त में गई अर्थव्यवस्था। कृषि कानून के विरोध में कल निकाले जाएगी ट्रैक्टर जुलूस। धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले दर्जनों वाहन चालकों को काटा गया चालान। बिना हेलमेट ओवरलोड ऑटो की जांच। और महापर्व छठ को लेकर तालाबों की युद्ध स्तर पर सफाई में जुटा धनबाद नगर निगम प्रशासन। जल स्रोतों की रक्षा के लिए जागरूकता पर भी दिया जोर। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। भू अर्जन घोटाला मामला। धनबाद के गोलकाडी मौजा में भू अर्जन में अनियमितता और भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित अनियमितता मामला। आरोपी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। एसीबी भू अर्जन में अनियमितता की कर रही है जांच। तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन नायक समेत कई और पदाधिकारियों और कर्मियों पर भी दर्ज होगा मुकदमा। तत्कालीन प्रभारी विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अमीन श्यामपद मंडल कार्यालय सहायक रमाशंकर प्रसाद पर भी दर्ज होगी प्राथमिकी। तत्कालीन नाजिर मोहम्मद जिलानी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता राजकुमार प्रसाद पर भी होगी प्राथमिकी दर्ज। तत्कालीन सहायक अभियंता अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता जगत नंद प्रसाद और अधिवक्ता रमेश कुमार प्रसाद तथा अन्य लाभार्थी पर भी होगी प्राथमिकी दर्ज। भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत रजक और नारायण विज्ञान प्रभाकर पर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। मामला आपको बताते हैं। झरिया पुनर्वास प्राधिकार द्वारा वर्ष 2010 में बागमारा थाना क्षेत्र के तिलाटांड में 59.4 एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत भू अर्जन के लिए अधिसूचना पर तत्कालीन उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया गया। वर्ष 2013 में आरोपी पदाधिकारी उदयकांत पाठक द्वारा पदाधिकारियों द्वारा 15 रैयतों के बीच 20 करोड़ से भी अधिक राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया, लेकिन रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु सक्षम पदाधिकारी से दर निर्धारित नहीं कराई गई। इसके अलावा भू अर्जन अधिनियम और झारखंड समीक्षिक भू अर्जन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर प्रभावित रैयतों से सहमति पत्र प्राप्त कर उचित मुआवजा भुगतान करने हेतु दखल कब्जा प्राप्त करने संबंधित निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। इसके बाद रैयतों को भुगतान की कार्रवाई की गई और उसके पश्चात की घोषणा नहीं होने से अभिलेख को वैगत घोषित कर दिया गया। इसके साफ है कि आरोपी पदाधिकारी उदयकांत पाठक द्वारा गलत मंशा से राशि भुगतान की गई। इसमें 11 रैयतों को जोड़ा पोखर पैक्स के माध्यम से भूमि का बगैर दखल कब्जा प्राप्त किया राशि भुगतान कराई गई। धनसार में संबंधित रैयतों को भुगतान की गई राशि बिचौलिए द्वारा निकाल ली गई।
झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामला जो शिक्षा विभाग की कार्यशैली और की ओर सवाल खड़े करने के साथ साथ इससे जुड़े कई वर्गों को चौंकाने का भी काम किया है। इस मामले के तार बागमारा से भी जुड़ रहे हैं। छात्रवृत्ति घोटाला जिसके खुलासे में करोड़ों के सरकारी धन की बंदरबाट हुई। इस मामले में प्रारंभिक जांच जारी है, पर इसी प्रारंभिक जांच में ही एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कुछ ऐसे भी निजी विद्यालयों के छात्रों के नाम से भी छात्रवृत्ति पारित हुआ है जहां एक भी अल्पसंख्यक छात्र है ही नहीं। कर्नल स्कूल मंदरा बागमारा और डेफोडिल स्कूल डुमरा बागमारा जहां के प्रबंधन को ये भनक तक नहीं लगी और उनके स्कूल के बच्चों के नाम से छात्रवृत्ति का भुगतान भी हो गया। कर्नल स्कूल में तो लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण ताला लटका हुआ है। ये सभी बातें अपने आप में चौंकाने वाली हैं। 21 लाख समथिंग इस तरह का कुछ पता चला है और हमारे स्कूल से संख्या बताया गया है 208 बच्चे, जो कि हमारे स्कूल का स्ट्रेंथ उतना है भी नहीं। लास्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन में 120 के लमसम में बच्चे प्रेजेंट हुए फाइनल एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर 208 होने का सवाल ही नहीं होता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे स्कूल में एक भी अल्पसंख्यक बच्चा अध्ययनरत नहीं है। वाकई अपने स्कूल के माइनॉरिटी स्टूडेंट की संख्या को देखकर खुद मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे विद्यालय में मात्र 10 से 12 ही माइनॉरिटी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट कहाँ से आए और किस तरह से छात्रवृत्ति दिया गया है, ये समझ से परे है। इसके लिए मैंने जिला शिक्षा अधीक्षक और कल्याण विभाग में भी आवेदन दे चुका हूँ कि मेरे विद्यालय के नाम से बिना मेरे यूजर आईडी के कैसे वैसे बच्चों को जो स्कूल से संबंधित नहीं है छात्रवृत्ति दिया गया। इस बाबत जब हमने प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हालांकि प्रखंड शिक्षा संसाधन की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अनुशंसित प्रक्रिया में किसी तरह की भागीदारी नहीं होती है, पर इस तरह के मामले की जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि किस स्तर से इतनी बड़ी राशि का घोटाला हुआ है। का विषय है, कहाँ से गड़बड़ी हुई है, कब का बात है, किस स्तर से हुआ है। हम लोग के तो स्कूल में जो छात्रवृत्ति का प्रावधान है 500-700 इस तरह का है। यहाँ तो पेपर में अधिक राशि पर प्रति बच्चा दिखाया जा रहा है, तो जांच में स्पष्ट होगा। बहरहाल अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला ने तो बागमारा के निजी विद्यालयों के संचालकों के नींद तोड़ा ही दिए हैं, पर यह भी तय है कि आने वाले दिनों में जांच की चक्की में कई आला अधिकारियों और असुखदारों के पिसने के आसार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए बागमारा से अशोक की रिपोर्ट। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और अधिक आक्रामक होती जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेसियों की ओर से धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर ट्रैक्टर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने मीडिया से ये बातें कही। जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने नोटबंदी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों को जिम्मेवार ठहराया है। ये सिर्फ मोदी जी की अपनी सोच थी, न तो वो किसी भाजपा के नेता से, न अपने कैबिनेट से, न विपक्ष के नेता से बातचीत की और एक बएक नोटबंदी की घोषणा कर दी। और उस नोटबंदी से देश में करोड़ों करोड़ जनता प्रभावित हुए, करोड़ों नौजवानों की नौकरी छिन गई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जो आज 4 वर्ष पूरे होने के बाद भी वो पूरा नहीं आ रहा है। बागमारा लोहियाबाद हटिया मैदान में स्वर्गीय रामविलास पासवान की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसमें शिरकत की है। साथ ही पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, उमाकांत रजक, पूर्व सांसद राजकिशोर महतो भी इसमें मौजूद रहे। उन लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। पासवान जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनके परिवार का एक सदस्य के रूप में हूँ। मेरे पिताजी और रामविलास पासवान जी, लगता है दोनों का राजनीतिक सफ़र एक ही रहा हो। जब वो मंत्री थे, मेरे पिताजी सांसद थे, हम लोग उनके पास मिलते थे और
चिराग पासवान जी जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे पासवान जी। इंदौर में झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मथुरा महतो मौजूद थे। इस मिलन समारोह में दूसरे मजदूर यूनियनों को छोड़कर आए अभिषेक सिंह ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जेसीएमयू का दामन थाम लिया। सदस्यता ग्रहण करने वाले का स्वागत माला पहनाकर किया गया। ट्रेड यूनियन के लिए जरूर बोलेंगे कि यह जो आउटसोर्सिंग का जो मसला है, ये जो नीति है, इसी का हम विरोध करते हैं। कारण अगर बीसीसीएल खुद इसको करता तो आउटसोर्स का जरूरत नहीं पड़ता, मैन पावर हमारा नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलता। केंद्र सरकार की जो नीति है इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये जो आउटसोर्स के माध्यम से जो कर रहा है कोयला का उत्पादन, ये नहीं होना चाहिए। तो ट्रेड धनबाद सांसद पीएन सिंह की मौजूदगी में निरसा विधानसभा क्षेत्र के सियारकर्नी के सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों ने एमसीसी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। देश के सबसे बड़े पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और इस क्षेत्र में अभी कुछ लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया, कई प्रकार की समस्याएं भी है। तो पूर्व में यहाँ एमसीसी के गर रहा, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो विश्वास टूटा है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास इन्होंने दिखलाया है। धनबाद शहर में लगातार पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ पाइपलाइनों के लगातार क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में नरसा के गोपालगंज में आओ पाइपलाइन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण हजारों गैलन पानी सड़क पर बह जा रहा है। तो पाइप तो कहीं ना कहीं लीकेज होगा, इसी के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस कर रही है सरकार ना। तो जहाँ जहाँ भी लीकेज होगा वो लीकेज को बनाकर उसके बाद सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। तो भी मैथन में पानी आता है वो सिर्फ धनबाद अर्बन एरिया के लिए, और इसका पानी धनबाद अर्बन एरिया में ही जाता है। नहीं, वो ये नहीं कहा गया था। तो बैठक में ये था कि पानी कभी कभी ऐसा अनटाइमली चल रहा था, तो इसलिए कहा गया था कि आप एक टाइम बता दीजिए ताकि उस टाइम पे लोग आसान्वित रहें कि पानी उसी टाइम आएगा। तो पाइप किन्नर वो है जिन्हें समाज हमेशा अलग निगाहों से देखता है। कोई डरता है तो कोई मजाक उड़ाता है। लोग इनसे दूरी बनाए रहते हैं, लेकिन हम आपको धनबाद के एक किन्नर की कहानी दिखाते हैं जिसने अपने बल पर कई बच्चों की जिंदगी बदल दी है। समाज से ठुकराए जाने का दर्द किसी किन्नर से ज्यादा और कौन समझ सकता है। न पुरुष इन्हें अपनाते हैं, न महिलाओं में इनकी गिनती होती है। ऐसे में राजकुमारी नाम के इस किन्नर की गोद में आप जो बच्चा खेलते देख रहे हैं, ये वो है जिसे समाज का प्यार नहीं मिला। हजारीबाग जिला के भुरकुंडा जब राजकुमारी गई थी करीब 30 साल पहले, तो वहां एक अनाथ बच्ची को देखकर द्रवित हो गई। राजकुमारी ने उस बच्चे को गोद ले लिया और अपने साथ बोकारो ले आई। इसके बाद जहां भी उसे कोई अनाथ मिलता, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वो उसे अपने साथ ले आती। समय के साथ उसने 4 और अनाथ बच्चियों को गोद लिया, उन्हें शिक्षा दीक्षा दिलवाई, उनका जीवन संवारा और शादी कराकर कन्यादान भी किया। 3 और लड़कों को राजकुमारी ने गोद लिया है, जिनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। बच्चा का गार्जियन इसको किन्नर समझ के दे दिया। हम जैसे एगो मोजी नाम करके चंद्रपुरा में रहता रहा,
उसको फल के पेटी पहुंचा देते रहे, तो 5 गो पेटी पहुंचा देते रहे, तो 10 पैसा करके हमको 50 पैसा देता रहा। दिन होटल में प्लेट धोआ, जूठा धोआ, वैसे करके कुछ दिन बिताया। वैसे करते करते ही जड़ा लोग चंद्रपुरा में डेरा डाल कर रहते रहे, चंद्रपुरा स्टेशन पर डोम के घर में, उसमें ही जल उड़ाता रहा। तो वहीं हम गया, तो हम देखा, तब बोले हमको रखो तुम लोग। बोकारो जिले के नान सेक्टर एरिया रेतुडीह झोपड़पट्टी में रहने वाली राजकुमारी गरीब होते हुए भी दिल की अमीर है। भले ही ये झोपड़पट्टी में रहती हो, लेकिन इसके झोपड़े में अनाथों के लिए पर्याप्त जगह है। सर पर छत हो, खाने को 2 वक्त का अनाज हो और पढ़ने को बेहतर शिक्षा व्यवस्था। इससे ज्यादा किसी बच्चे को और ये किन्नर क्या दे सकती है। अपने साथ हुए बर्ताव को याद कर राजकुमारी की आंखें भर आती है। पैदा होने से हमारे बाप हमको बहुत नफरत ताकते रहे, घर से निकाल देते रहे, भगा देते रहे, जे कुल में दागी लग गया, किन्नर हो गया। अब मेरा माँ जब तक ले था, माँ को सेवा करने के लिए, मेरा माँ को कैंसर हो गया, सेवा करने के लिए रहा हम घर में, लात जूता बाप के गाड़ी बादशाह थे। माँ के मर जाने के बाद हम एक किन्नर समाज में निकल के चला आया। 62 में हम आए हैं बोकारो में। 9-10 वर्ष, 10-12 वर्ष का उम्र मेरा उस टाइम था। इलाके में बख्शीश को लेकर 2 गुटों में अक्सर झगड़ा हो जाता है, खून खराबे की नौबत आ जाती है। वो तो पुलिस बीच बचाव कर दोनों गुटों के बीच कॉम्प्रोमाइज कराती है। खाने के दिन आया, कहाँ से बाहली जगह से ही जड़ा ना के मेरा गली इलाका छीन लिया, हमको मांगने खाने पर भी अवबात कर दिया। आपस में ही थोड़ा सा मारपीट हुआ था और धनबाद थाना में लिख के लोग दिया था, उसी पर यहाँ दोनों पक्ष को बुला के आपसी समझौता कर लिया लोग। कोर्ट और सरकार से दस्तावेजों में इन्हें बराबरी का हक जरूर मिल गया है, लेकिन इन्हें इंतजार है समाज में समाज के लोगों द्वारा बराबरी का हक दिए जाने का। साथ ही राजकुमारी ये कहती हैं कि अगर सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो वो दूसरे कई अनाथों की जिंदगी संवार पाएंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। खबरें भी और भी, मगर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इसको लेकर प्रशासन सघन जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान शहर में रॉन्ग साइड से आने वाले दर्जनों वाहन चालकों का फाइन काटा गया। साथ ही हेलमेट और ओवरलोड ऑटो की भी जांच की गई। ये अभियान रॉन्ग साइड से चलने वाले के लिए अभियान है और विदाउट हेलमेट ट्रिपल लोड इसमें शामिल है। विशेषकर उल्टे साइड से रॉन्ग साइड से जो चलते हैं उससे दुर्घटना होने का ज़्यादा समस्या रहता है। उसी को रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन पे एक्सीडेंट्स प्रोन होते हैं तो उनको सब निरीक्षण करके और उस पर जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो रोड को प्लस परिवहन को और अन्य डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि वो ब्लैक एरिया जितने हैं ब्लॉक स्पॉट्स को ठीक करना है। वो कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड जगह जहाँ पे एक्सीडेंट्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जिला प्रशासन को कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं ताकि उन जगहों। पिछले कई महीनों से सब्जियों के दाम आसमान पर है। लोगों की थाली महंगी होती जा रही है। ऐसे में आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहारों के मौसम में लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन सब्जियों के बढ़े दामों ने खाने का जायका बिगाड़ रखा है। हरी सब्जी के दामों में तो आग लगी ही है। अधिकतर सब्जियों में शामिल रहने वाला आलू भी मुंह चिढ़ा रहा है। प्याज की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों के घरों का बजट गड़बड़ हो गया है। 50 रुपए किलो खीरा, 60 रुपए किलो भिंडी, ये सब क्या है? महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, आदमी कैसे जिएगा? गरीब आदमी का क्या होगा?
सरकार को देखना चाहिए, महंगाई कुछ कम करे। प्याज तो है ही नहीं, आलू है, आलू देखिए कितना महंगा है, प्याज तो मिल ही नहीं रहा है, 80 रुपए किलो बोल रहा है प्याज। कहाँ से लेंगे, कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी। आसमान छूती सब्जियों के दाम ने गृहिणियों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। फिलहाल महंगी सब्जियों के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे। सब्जी नहीं होने के कारण खाने का जायका भी बिगड़ता गया है। ऐसे में आम आदमी को सब्जी खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण सब्जियों की सप्लाई कम होना बताया जा रहा है। बिक्री सेल घट जा रहा, ग्राहक इतना मंगा कर ले नहीं पा रहा, क्या कर रहा है, इसका माल बिक नहीं रहा। हम लोग को भी दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा। सरकार इसका पर किसी पर ध्यान ज्यादा दे, दुकानदारों पर थोड़ा देखे कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए। प्याज जो है मैंने हम 2 बोरा 3 बोरा लाते थे, आज 10 किलो प्याज लेके आ रहे हैं, 80 रुपये किलो प्याज हो गया है। और उसके बाद भी ग्राहक जो है अभी मैंने 250 ग्राम 100 ग्राम प्याज मांग रहा है, 80 रुपया किलो में बिक भी नहीं रहा, सड़ भी जा रहा है। सब्जियों के बढ़ते दाम के कारण सब्जी खाना मुश्किल हो गया है। प्याज सब्जी अब गरीबों के लिए दिवा स्वप्न हो गए हैं। देखना होगा सरकार महंगाई पर कैसे अंकुश लगाती है। बाघमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोशन की रिपोर्ट। निरसा के नया डांगा खास स्थित काली मंदिर में लगने वाले मेले को लेकर मंदिर कमेटी ने एक अहम बैठक की, जिसमें कोरोना संक्रमण और सरकार के दिशा निर्देशों को देखते हुए मेला नहीं लगाने पर आम सहमति बनी। हालांकि कई सदस्य चाहते थे कि मेले का स्वरूप छोटा रखकर इस परंपरा को बरकरार रखा जाए। यहाँ पर दशकों से काली पूजा के अवसर पर 10 दिनों तक काली पूजा मेले का आयोजन होता आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। सच है तो दिखेगा।